Hi, good morning. This is Komal Chaudhary. I welcome to all at the YouTube channel GS365. एज यूजुअल हमारा सेशन करंट अफेयर्स का रहने वाला है, जहां हम डिस्कस करते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड हर रोज करंट अफेयर्स विद स्टैटिक पार्ट के साथ साथ हम एनालिसिस भी करते हैं न्यूज़ का, सो दैट कि जो एग्जाम एनालिसिस बेस होते हैं, एनालिसिस बेस क्वेश्चन आ जाए तो भी आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहें। राइट, तो एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे पहले अपने टॉपिक्स की कौन कौन से टॉपिक आज की क्लास में, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं, देन हम डिस्कस करेंगे अपना न्यूज़। उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं। गुड न्यूज़ ये है कि यूपीएसआई की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब आप पूरे ईमानदारी और शिद्दत के साथ मेहनत पर लग जाइए, सो दैट आप पा सकें अपना ड्रीम, अपना गोल, अपना लक्ष्य, अपना टारगेट। सो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन विद टॉपिक्स। तो जिन बच्चों ने, जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हर रोज नोटिफिकेशन आ जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएँ लेक्चर्स का। रिवीजन के लिए आप कर सकते हैं ज्वाइन GS365 टेलीग्राम चैनल, जहां पर जो भी पीपीटी, जो भी क्लासेस होती है उससे संबंधित पीडीएफ हो या पीपीटी हो, जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पेशल वोस्टो रुपी अकाउंट खोलने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। ठीक है, तो जानेंगे वोस्टो रुपी अकाउंट्स क्या होते हैं और इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब चीज़ हम समझेंगे न्यूज़ में। लेकिन उससे ज़्यादा न्यूज़ दूसरा है कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 लॉन्च किया है और राष्ट्रीय डोपिंग अधिनियम में भी संशोधन किया गया और ये लोकसभा से पास हो चुके हैं। ठीक है, कहाँ से पास हुए हैं? अभी लोकसभा से पास हुए हैं। आप सभी को पता है कि कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद, राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही वह अधिनियम बनता है। तो अभी यह लोकसभा से पास हुआ है, फिर ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होने के बाद यह जाएगा राष्ट्रपति जी के पास, देन वो साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, सहमति देंगे, तब यह बिल बन जाएगा अधिनियम, नोटिफाई होगा, तब भी क्या होगा, अधिनियम बन जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा नेशनल मेडिकल रजिस्टर। यह है संस्था न्यूज़ में क्यों है, क्या है, कैसे है, सब कुछ जानेंगे बहुत ही डिटेल में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा यूटेलसैट-1 वेब, यह भी एक न्यूज़ में है। और नेक्स्ट हमारा एक परियोजना है एटालिन जल विद्युत परियोजना, यह न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है, सब कुछ जानेंगे बहुत ही डिटेल में। और लास्ट न्यूज़ हमारा है कि यूएनडी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है, क्या होता है, यानी कि कुछ चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारी न्यूज़ है, बट कुछ चीज़ें आपको देखने में हो सकता है छोटी लगे। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। और फर्स्ट न्यूज़ हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने स्पेशल वोस्टो रुपी अकाउंट को खोलने के लिए प्रक्रिया से सरल कर दिया गया। सरल क्यों कर दिया है, तो जो पहले क्या था, आरबीआई ने अब बैंकों के लिए जो एसबीआर अकाउंट हैं उन्हें ओपन करने के लिए पहले क्या होता था, अनुमति ली जाती थी, उसको क्या कर दिया, अब हटा दिया है। यानी कि इससे अब क्या होगा, इससे जो रुपया जो आधारित जो लेन देन होगा उसमें तेजी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि वोस्टो अकाउंट क्या है। ठीक है, उससे पहले आप समझिए कि जब हम बात कर रहे हैं तेजी की, कि रुपये के व्यापार में तेजी आएगी, रुपये के लेन देन में तेजी आएगी, तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनलाइजेशन होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा, उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रीकरण का। हम जानेंगे क्या होता है बहुत डिटेल में। उससे पहले हम जानेंगे कि ये भाई ये बला कौन सी है, कौन सा अकाउंट है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम तो अभी तक ये अकाउंट पढ़े थे कि करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होते हैं, है ना। ये कौन सा अकाउंट नया आ गया, एनआरआईज अकाउंट होते हैं ना, ये अकाउंट सुने ना। बट वोस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं, तो ये बेटा वोस्ट्रो और नोस्ट्रो दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं। तो वोस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं कि जो वोस्ट्रो खाते होते हैं तो घरेलू बैंक में किसी विदेशी बैंक के खाते होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा बैंक है जो भारतीय बैंक है और उस बैंक में किसी अमेरिकी बैंक का कोई अकाउंट है, तो उसे क्या बोलेंगे, वोस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। जैसे कोई सपोज करो कि कोई अमेरिका का बैंक है, लाइक हम समझ सकते हैं सिटी बैंक हो गया। ठीक है, सिटी बैंक हो गया, और भारत का एक बैंक है एसबीआई। ठीक है, तो ये भाई हो गया, ये हो गया सिटी बैंक, और ये क्या हो गया, एसबीआई बैंक। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो सिटी बैंक है वह क्या करेगा, एसबीआई में एक अकाउंट खोलेगा, ये अकाउंट ओपन करेगा इंडियन रुपीज के लिए, और जबकि बोलेंगे इस अकाउंट को क्या बोलेंगे, वोस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे। यानी कि सिटी बैंक अकाउंट ओपन करेगा एसबीआई में, इसे बोलेंगे वोस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट चलता है, वोस्ट्रो के साथ साथ आता है नोस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, ये तो वोस्ट्रो अकाउंट हो गया, एक होता है नोस्ट्रो अकाउंट। तो भाई नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है,
ये कौन सी बला आ गई, नहीं अभी तो एक से एक ही नया सा ट्विस्ट आ रहे हैं, है ना। तो नो स्टोर अकाउंट क्या होता है, जैसे इसका रिवर्स होता है, उसे बोलते हैं नो स्टोर अकाउंट। यानी कि एक कोई क्या है, डोमेस्टिक बैंक है और वह किसी विदेशी बैंक में क्या करे, अपने अकाउंट खोले, जैसे कि यहाँ पे एसबीआई अकाउंट खोले सिटी बैंक में, और क्या करे, डॉलर के लिए, विदेशी मुद्रा के लिए अकाउंट ओपन करे। यानी कि घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा के लिए कोई खाता खोले तो उसे बोलेंगे नो स्टोर अकाउंट। अगर विदेशी बैंक घरेलू बैंक में कोई खाता खोलता है रुपए में, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे वो स्टोर अकाउंट। तो दोनों, आई होप कि दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि नो स्टोर अकाउंट क्या होता है और वो स्टोर अकाउंट क्या होता है। मैंने अभी बताया था कि अब एसबीआर जो होते, जो एसबीआर अकाउंट है, जो वो स्टोर अकाउंट है, खोलने के लिए अब आरबीआई की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दिया गया है। इससे क्या होगा, रुपए की लेन देन की जो होगा तेजी आएगी, और इससे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीयकरण। यानी कि अब क्या करेंगे, विदेशी बैंक भारतीय बैंकों में अपने अकाउंट ओपन करेंगे रुपए के लिए। इससे क्या होगा, रुपए में के व्यापार में क्या होगा, तेजी आएगी, सिंपल सी बात है। इससे रुपए की अंतर्राष्ट्रीयकरण वैल्यू जो होगा वो बढ़ेगी, ठीक है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट बनता है, जो क्या होता है कि जो मनी है, जो पैसा है, जो मुद्रा है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलाइजेशन, यहां से कॉन्सेप्ट निकलता है। अब बताइए भाई, ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट आ गया एक, है ना। तो ये हम बात करेंगे मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, यह क्या होता है, ठीक है। तो यह एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि किसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा का उपयोग उसकी सीमाओं से बाहर, ठीक है, यानी कि ये इंडिया है, इंडिया से बाहर, ठीक है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, यानी कि, और दूसरा कोई रिजर्व करेंसी के रूप में रख ले, तो इससे इसे बोलते हैं मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। समझ में आ गया, दोबारा सुन लीजिए। मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें देश की मुद्रा को, देश की करेंसी को सीमाओं से बाहर उपयोग किया जाता है, लाइक व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिजर्व के रूप में, ठीक है। जैसे कि इसे क्या, जैसे कि हम रखते हैं डॉलर को भी हम रखते हैं ना, तो ऐसे कोई देश अगर हमारे रुपए को एज ए रिजर्व में रखता है तो क्या है, हमारे मुद्रा का क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। तो जाहिर सी बात है, जब कोई विदेशी बैंक हमारे यहाँ बैंक अकाउंट ओपन करेगा, रुपए में अकाउंट ओपन करेगा, तो कहीं ना कहीं वो रिजर्व भी रखेगा, तो इससे क्या होगा कि मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा, होगा नहीं होगा। अब मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण के अपने ही लाभ हैं, जैसे कि आप समझिए कि जब मुद्रा अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, मुद्रा हमारी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, तो सिंपल सी बात है कि हमें भी जो हमारा क्या है, फॉरेन रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, उसे हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी खुद की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो हमारी मुद्रा है उसकी आर्थिक जोखिम से निपटने की क्या है, हम देखो दोबारा समझिए कि जो हम एफडीआई है, सॉरी, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, उसे हम क्यों रखते हैं, हम रखते हैं ताकि हमारी जो इकोनॉमिक्स में अगर कोई भी रिस्क होता है, कोई भी जोखिम आता है इकोनॉमिक्स के रूप में, आर्थिक व्यवस्था खराब होती है, तो वह मुद्रा उस व्यवस्था को संभाल ले। लेकिन हम क्या करेंगे, जब हमारी खुद की मुद्रा इतनी मजबूत हो जाएगी, खुद की करेंसी इतनी मजबूत हो गई अंतर्राष्ट्रीयकरण होने के बाद, कि हम कम विदेशी मुद्रा भंडार भी रख सकते हैं। यानी कि अब वो स्थिति आ गई है कि हमारी अर्थव्यवस्था में अगर कोई भी झटका लगता है, कोई भी रिस्क आता है, कोई भी जोखिम आता है, तो वह खुद ही क्या कर सकते हैं, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उससे निपट सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये फायदा हो जाएगा, पहला कि हमें कम विदेशी मुद्रा भंडार रखने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो वित्तीय बाजार है उसका डेवलप होगा, उसका विकास बढ़ेगा, जैसे कि अधिक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता से घरेलू वित्तीय बाजार का विस्तार होता है, और क्या होता है, गहराई बढ़ जाती है। यानी कि आप समझिए कि जो घरेलू बाजार है उसका विस्तार बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो वैल्यू है, आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि और क्या फायदे हो सकते हैं, और क्या फायदे हो सकते हैं। विनिमय दर के जोखिम में कमी हो सकती है, ठीक है। कैसे कमी होगी कि जो निर्यात और आयात में जो आप बिलिंग करते हैं, विदेशी मुद्रा में बिलिंग कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं आप उसमें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी मुद्रा है, हमारी मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव का असर कम होगा, क्योंकि क्या है, हमारी मुद्रा की ग्लोबल एक्सेप्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। इससे क्या होगा कि जो उतार चढ़ाव है उसकी वैल्यू में, उसका प्रभाव कम होगा, ठीक है साहब। अब हम जानेंगे कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए क्या सरकार ने कोई कदम उठाया है। जी हाँ, जैसे कि लिखा हुआ है भारतीय भुगतान अवसंरचना यानी कि यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, ठीक है। मसाला बॉन्ड, जैसे रुपया मूल्य वर्ग
वाले बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ठीक है, और जो यूपीआई है इसे कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, मालदीव में हो गया। यहाँ पर सबको क्या है, सबके साथ एमओयू साइन कर लिया गया है, क्या करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए यूपीआई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द्विपक्षीय करेंसी स्वैप। द्विपक्षीय करेंसी स्वैप क्या होता है कि जब दो देश व्यापार करते हैं और उस व्यापार में एक जो हार्ड करेंसी है, लाइक हम डॉलर की बात करें, उसका प्रयोग ना करके वो एक दूसरे की करेंसी का प्रयोग करके उस व्यापार को बढ़ाएं, तो उसे बोलते हैं करेंसी स्वैप। जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में रख सकते हैं इंडिया और रसिया। रसिया रूबेल में रसिया कोई भी पेमेंट हमें करता है तो रूबेल में करता है, और हम रसिया कोई पेमेंट करते हैं किसी शिपमेंट की तो हम करते हैं रुपए में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो भारत अब क्या कर रहा है, अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए इन सब इनिशिएटिव के द्वारा अपनी करेंसी को मजबूत कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये। सो नेक्स्ट न्यूज हमारा है राष्ट्रीय खेल प्रसारण विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुए हैं। आप जान लीजिए अभी यह विधेयक सिर्फ लोकसभा में पारित हुआ है, अभी इनको इस विधेयक को राज्यसभा में पारित होना है। राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति सहमति देंगे, उसके बाद यह गजट में नोटिफाई होगा और देन ये बनेगा अधिनियम। ठीक है साहब, अभी हम थोड़ा क्लोज पढ़ेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस अधिनियम को जो भारत में राष्ट्रीय खेल जो खेल हैं, राष्ट्रीय खेल अभिशासन विधेयक के रूप में लाया गया है, और अभिशासन समझ रहे रेगुलेटिंग रूप, विनियमित करने के लिए इसे लाया गया है। वहीं इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, इस अधिनियम का उद्देश्य है कि जो देश की डोपिंग रोधी एजेंसी है, जैसे हम बात करें नाडा, उसे विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा निर्धारित जो भी क्या है स्वायत्तता है वो प्रदान करना। ठीक है, उसके लिए इसे लाया गया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल अभिशासन विधेयक के मुख्य प्रावधान, यानी कि इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले क्या है, एनएसबी राष्ट्रीय खेल शासी निकायों की स्थापना की जाएगी। जैसे कि हम बात करें एनओसी की, नेशनल ओलंपिक कमेटी, हम बात करें एनपीसी, नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। ठीक है, और भी हम छोटे छोटे संघों की हम बात कर सकते हैं। नेशनल क्या है, राष्ट्रीय खेल संघ, क्षेत्रीय खेल संघ छोटे लेवल पे। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार की संस्थाओं, अनेक प्रकार के निकायों की यहाँ पे क्या होगी, स्थापना की जाएगी इस अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, दूसरा हम और एक चीज बता दूं, यह न्यूज हम पहले भी कवर कर चुके हैं। सो बी अटेंटिव इन द क्लास, इफ यू हैव कवर्ड बिफोर सो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल पोजिशन टुडे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड मेनी थिंग्स इन प्रीवियस लेक्चर, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हमने बात की थी पहले भी राष्ट्रीय खेल बोर्ड के बारे में, ठीक है, तो अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। सब सारे क्लॉज कहाँ पे दिए हुए हैं, इस अधिनियम में दिए हुए हैं। चुनाव की निगरानी की हम बात करें, चाहे हम केंद्र सरकार की शक्तियों की बात करें, है ना, वो सब क्लॉज किस में दिए हुए हैं, इस अधिनियम की विशेषताओं के रूप में हम समझ सकते हैं, अधिनियम की विशेषताओं के रूप में इसे देख सकते हैं, यानी कि इस अधिनियम में दिए हुए हैं। हालांकि जब यह विधेयक तो अधिनियम बन जाएगा तब मैं अलग से आपको बताऊंगा कि फाइनल क्या क्या हुआ है। ठीक है, अभी सिर्फ क्या है, लोकसभा पास हुआ है, राज्यसभा अमेंड करेगी, सजेशन करेगी, राइट। तो वो चीज़ें अभी बाकी हैं, तो अभी हम इसे बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको सिर्फ अपडेट कर दिया कि ये चीज़ आने वाली है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे एक नेक्स्ट अधिनियम किसमें संशोधन किया गया, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक लाया गया 2025 में, यानी कि जो डोपिंग रोधी विधेयक है उसको संशोधित किया गया है। ठीक है, तो क्या क्या संशोधन किया गया, क्या क्या विशेषता है। तो पहले तो अपील पैनल का गठन किया जाएगा, यानी केंद्र सरकार को एक अपील पैनल गठित करने का अधिकार दिया गया है इस अधिनियम के माध्यम से। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा इस अधिनियम की, पहले मैं बात कर रहा था इस अधिनियम की, अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार को एक अपील ट्राइब्यूनल गठित करने की शक्ति दी गई है, अधिकार दिया गया है। यह पैनल क्या करेगा, यह पैनल जो भी डिसीजंस हैं उनके खिलाफ की जाने वाली अपीलों की सुनवाई करेगा। यानी कि जो छोटे पैनल है ना, जैसे कि जो डिसिप्लिन पैनल है उनने वो डिसीजन दिया, ठीक है, तो आप अपील कर सकते हैं इस पैनल में जो अब गठित किया जाएगा। ठीक है, इससे जो भी परिचालन संबंधी स्वतंत्रता है उसमें क्या है, थोड़ा लिबर्टी मिलेगी, थोड़ी स्वतंत्रता यहाँ पे देखने को मिलेगी हमें, राइट, क्लियर। ठीक है, और यह जो अधिनियम है यह राष्ट्रीय डोपिंग अधिनियम, नेशनल डोपिंग अधिनियम 2022 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट हो रहा है वो 2022 वाले अधिनियम जो अधिनियम है उसमें इसको क्या किया गया है, अधिनियम यानी कि परिवर्तित किया जा रहा है, संशोधित किया जाएगा, राइट। तो अभी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ आप ये जान लीजिए कि एक अधिनियम है जो आने वाला है, सिर्फ किससे रिलेटेड है, राष्ट्रीय खेल प्रसारण विधेयक से संबंधित है, और दूसरा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन 2025 में।
ठीक है, जब ये फाइनल हो जाएंगे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति सहमति दे देंगे, तब मैं दोबारा से आपको साथ शेयर करूंगा विद वेरी डिटेल, ठीक है, सो दैट आपको चीज़ें पता चले। अब मैं कुछ चीज़ें बता दूं, बहुत डिटेल बारीकी में आपको बता दूं, और जब राज्यसभा में पास हो तो राज्यसभा क्या कर दे, उसको अमेंड कर दे, वो हटा दे, तो क्या होगा, है ना। तो बहुत चीज़ें, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की ताकि आपको पता रहे सब क्या चल रहा है, ठीक है। आएंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है नेशनल मेडिकल रजिस्टर। नेशनल मेडिकल रजिस्टर क्या है, क्यों न्यूज़ में है? केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि नेशनल मेडिकल रजिस्टर पंजीकरण क्या है, स्वैच्छिक है। यानी कि जो नेशनल मेडिकल रजिस्टर है उस पर रजिस्ट्रेशन करना स्वैच्छिक है, मैंडेटरी नहीं है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि राष्ट्रीय मेडिकल रजिस्टर होता क्या है, नेशनल मेडिकल रजिस्टर होता क्या है? तो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 की धारा 31(1) के तहत एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड ईएमआरबी को नेशनल मेडिकल रजिस्टर बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है। यानी कि एक संस्था है ईएमआरबी जो क्या करती है, रिकॉर्ड्स बना के रखती है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। इसमें रिकॉर्ड में क्या करेंगे वो, इसमें चिकित्सक का नाम होता है, पता होता है, और उससे संबंधित जो योग्यता है उन सबको क्या करती है, ये रजिस्टर्ड करती है ईएमआरबी, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका उद्देश्य क्या है, चिकित्सकों के नाम के दोहराव से बचना तथा चिकित्सकों की जानकारी को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना। यानी कौन सा चिकित्सक अवेलेबल है, क्या स्थिति है, क्या योग्यता है, सब कुछ पता रहे। यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बेसिकली इस व्यवस्था को लाया गया है, राइट। यह भारत सभी एलोपैथिक पंजीकृत चिकित्सकों के लिए एक डायनेमिक डेटाबेस होगा। जो एलोपैथिक चिकित्सक है उनके लिए एक डायनेमिक डेटाबेस के रूप में काम करेगा, ताकि उनको पता रहे चिकित्सक कौन कौन से अवेलेबल है और क्या स्थिति है, क्या योग्यताएं हैं, क्या स्पेशलाइजेशन है और क्या उनकी योग्यताएं हैं, ठीक है। ये सब क्या रहेगा, डोमेन में रहेगा, आपको पता रहेगा, ठीक है। तो कौन रिकॉर्ड रखने वाला है, ईएमआरबी, जैसे एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। लेकिन ये क्या कर दिया है, केंद्रीय मंत्री ने क्या बोल दिया इसके लिए बेटा, कि ये मैंडेटरी नहीं है, स्वैच्छिक है। अगर आप अपना डाटा क्या रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो करा सकते हैं, और ना चाहे तो नहीं भी करा सकते। तो सारे केंद्र पे क्या हो गया, पानी फिर गया है कि स्वैच्छिक है। अगर किसी को नहीं कराना तो वो नहीं कराएगा, ठीक है। तो जिस ट्रांसपेरेंसी की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे ओझल होते हुए हमें दिख जाएगी, अगर कोई स्वैच्छिक रूप से अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है यूटेलसैट OneWeb। यूटेलसैट OneWeb क्या है बेटा, बताइए। यूटेलसैट वन की क्या है, टाटा समूह की कंपनी नेल्को ने पूरे भारत में यूटेलसैट OneWeb लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए यूटेलसैट के साथ साझेदारी की है। लेकिन टाटा समूह ने क्या किया है कि यूटेलसैट OneWeb कंपनी के साथ क्या किया है, एक यूटेलसैट के साथ क्या किया, एमओयू साइन किया, साझेदारी की है, जो क्या करेगा, एक लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यूटेलसैट OneWeb के बारे में जानेंगे क्या है। यूटेलसैट OneWeb फ्रांसीसी समूह यूटेलसैट की एक सहायक कंपनी है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में प्रक्षेपित उपग्रहों को एक नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है। यानी टाटा समूह ने क्या किया है, एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाली कंपनी के साथ क्या कर लिया, एमओयू साइन कर लिया है। यानी कि अब हमें देखने को मिलेगा, क्या हम समझ सकते हैं, स्टाइल का नाम सुना है आपने, जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, उसी के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसी का कॉम्पिटिटिव के रूप में हम यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड निकल के आया LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की निचली कक्षा है, निचली प्रक्षेपित कक्षा है। तो LEO क्या है, जो पृथ्वी से लगभग 2000 किलोमीटर या उससे कम की ऊंचाई पर स्थित जो ऑर्बिट है उसे हम बोलते हैं लियो ऑर्बिट, LEO, निचले स्तर की कक्षाएं, निचली कक्षाएं, पृथ्वी की निचली कक्षाएं, जहां पर हम अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। जो भी क्या है सैटेलाइट वहां पर लगाए जाते हैं, क्या जो कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले सैटेलाइट होते हैं उनको हम लॉन्च करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लियर पॉइंट है, क्लियर है। चलो, भारतीय कंपनी भारतीय इंटरप्राइज OneWeb में एक बड़ा निवेशक और शेयरधारक है। यानी कि भारतीय कंपनी भारतीय इंटरप्राइज इसमें एक इन्वेस्टर के रूप में है और शेयरधारक के रूप में भी मौजूद है। अगर महत्व को जाने, यह साझेदारी भारत की डिजिटल अवसंरचना, राष्ट्रीय सुरक्षा, वंचित क्षेत्रों में निरंतर कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करेगा। जब हम बात कर रहे थे स्टारलिंक की, कि स्टारलिंक का क्या फायदा हो सकता है, क्या हो सकता है, जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पर नेटवर्क एरियाज नहीं है, वहां पर हम सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे हम डिजिटल जो अवसंरचना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप कर सकते हैं और उसको एक्सेसिबल बना सकते हैं उन लोगों के लिए जो ऐसे दूर दराज इलाकों में रहते हैं जहां पर इंटरनेट या नेटवर्क प्रोवाइड कराना एक बड़ा टास्क है, एक चैलेंजिंग
टास्क है। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पे क्या है, साझेदारी की है किसने, टाटा समूह ने की है। किसके साथ बेटा, यूटेल सेट के साथ की है, जो कहाँ कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज हमारा है क्या, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। ठीक है, न्यूज क्या है, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। हाल ही में क्या हुआ है, क्यों न्यूज में है ये, क्यों न्यूज में है, भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने निर्वाचन व्यवस्था को स्वच्छ बनाने के लिए 476 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की पहचान की है, जिन्हें सूचीबद्ध राजनीतिक दल की सूची से हटाया जाना है। यानी कि क्या हुआ है, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत तो है लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की पहचान की है। अब इन्हें सूचीबद्ध राजनीतिक दल से हटाया जाना है। फिर मेरे को ये बताइए, क्या इन्हें हटाया जाना संभव है या नहीं, क्या क्या क्राइटेरिया है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते क्या है, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या खासियत है, किन्हें हम ये कह सकते हैं कि यह दल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। तो फर्स्ट पॉइंट आप समझिए कि यह निर्वाचन आयोग के यहाँ पंजीकृत ऐसे राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त करते हैं। यानी कि रजिस्टर्ड तो हैं बट उन्हें वोट इतने नहीं मिलते हैं कि वह राज्य या राष्ट्रीय दल के रूप में क्या करें, मान्यता प्राप्त कर लें। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हम पढ़ते हैं राजनीतिक पार्टीज तो वहाँ पर नेशनल पार्टीज बनने के लिए अलग योग्यताएं होती है और राज्य पार्टी बनने के लिए भी कुछ योग्यताएं होती हैं कि आपको इतने परसेंट वोट चाहिए, वो सब चीज़ें अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। एक लंबा सेशन उनके लिए हो जाएगा अगर मैं करूँ तो, ठीक। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनके लिए अलग क्राइटेरियाज होते हैं, राइट। तो ये रजिस्टर्ड तो है ऐसे दल बट उन्हें वो क्राइटेरियाज वो मैच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कानूनी प्रावधानों को लेकर, हम थोड़ा समझें कि क्या कानूनी प्रावधान है। हम बात करें लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की जो धारा 29A की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 29A आरपीए एक्ट, 29A, ठीक है। क्या कहती है, जो क्या करती है, जो मानदंडों को निर्धारित करती है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी राजनीतिक दल को रजिस्टर्ड करता है या पंजीकरण कराना होता है। वो सारे जो क्लॉज हैं, सारे जो मानदंड हैं वो आरपीए एक्ट 29A में दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है इसको लेकर कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी को, किसी राजनीतिक दल को किस तरीके से हम पंजीकृत मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रद्द कर सकता है। तो हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम सामाजिक कल्याण संस्थान 2002 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि निर्वाचन आयोग के पास लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत किसी भी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता। हालांकि राजनीतिक दलों के पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश के अनुसार लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ने वाले राजनीतिक दलों को सूचीबद्ध राजनीतिक दल की सूची से हटाया जा सकता है। यानी कि डिसीजन था कि राजनीतिक दल को क्या कर सकते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द नहीं कर सकते। बट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो लगातार 6 वर्षों से चुनाव नहीं लड़ रही है तो उस पार्टी को राजनीतिक दल की सूची से हटाया जा सकता है, ठीक है साहब। ये यहाँ पे क्लॉज हमने देखा। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ और नेक्स्ट न्यूज हमारा है महादई नदी। कौन सी नदी बेटा, महादई नदी। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी क्या किया है, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत महादई जल अधिकरण का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आप सभी को पता है कि जल विवाद अधिनियम से संबंधित हम ट्राइब्यूनल गठित करते हैं और उनका कार्यकाल होता है। उसी के जो महादई नदी है उसके जो विवाद है उस विवाद को खत्म करने के लिए बनाए गए ट्राइब्यूनल का कार्यकाल बढ़ा दिया 1 साल के लिए। न्यूज ये है, ठीक है। अब हम जानेंगे थोड़ा स्टैटिक पार्ट, क्या क्या स्टैटिक पार्ट इससे संबंधित हो सकते हैं। तो पहले जानेंगे हम कि भारत के संविधान में कौन कौन से आर्टिकल से संबंधित हैं। भारत के संविधान की मैं बात करता हूं कि संविधान में कोई क्लॉज है या नहीं। तो संविधान में बेटा आर्टिकल 262 इसकी बात करता है। आर्टिकल 262 इसकी बात करता है। 262 क्या कहता है कि संसद को कानून बनाकर नदियां या फिर नदी घाटियों के पानी का उपयोग, वितरण, नियंत्रण से संबंधित विवादों को खत्म करने का, जो न्याय निर्णय की व्यवस्था करने का अधिकार है, यानी कि उसके को व्यवस्थित करने का अधिकार किसको है, संसद को है। इसी आर्टिकल के माध्यम से ट्राइब्यूनल का गठन किया जाता है, ठीक है। यानी कि दोबारा सुन लीजिए, संसद को कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियां या नदी घाटी के पानी के उपयोग, उनका वितरण,
नियंत्रण से संबंधित कोई भी विवाद होता है उसके निर्णय के लिए वह व्यवस्था करने का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है, इसी के तहत संसद क्या बनाता है? संसद ने एक अधिनियम पास किया जिसे बोलते हैं क्या? अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। और इस अधिनियम के तहत क्या होता है बेटा? इस अधिनियम के तहत ट्राइब्यूनल्स का गठन किया जाता है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं किसका? महादायी नदी ट्राइब्यूनल की, तो इस पहले तो बताइए कि यह विवाद किन किन स्टेट्स के बीच है? तो यह विवाद गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच है। किसके बीच? गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच है। अरे आजा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच है। और यह ट्राइब्यूनल कब गठित हुआ था? यह ट्राइब्यूनल गठित हुआ था 2010 में। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब थोड़ा जानेंगे महानदी के बारे में कि महादायी नदी क्या है। तो इसे मंडोवी नदी भी कहा जाता है। इसे मंडोवी नदी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना मतलब उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। पश्चिम दिशा में बहती हुई है, पणजी से होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। यानी कि यह एक पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। तो यह वैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पश्चिम में बहने वाली नदी बहुत कम है हमारे पास है। तो पश्चिम में बहने वाली नदी। तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बता पाएंगे कि 3 नदियों के नाम जो पश्चिम में बहती हैं इस नदी के अलावा? इस नदी के अलावा पश्चिम में बहने वाली 3 नदियों के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट मैं देखूंगा कि कौन कौन बच्चों को ये बात पता है। ठीक है, इसे कर्नाटक में महादायी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? महादायी नदी कहते हैं। गोवा में इसे महादेई नदी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया, इसे कर्नाटक में क्या कहते हैं? महादायी नदी कहते हैं, और गोवा में इसे महादेई नदी के नाम से जाना जाता है। सहायक नदियों से सारंग, मेहनाडा, ओडेल, लोही, बोलवेटा, बिचोलिम, मापुसे, नानोदा और खंडेपर, यह सब क्या है? इसकी सहायक नदियों के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो महादायी नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि महादायी नदी से संबंधित जो ट्राइब्यूनल था उसका कार्यकाल बढ़ाया गया। ट्राइब्यूनल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो यह बनाया गया है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, ट्राइब्यूनल से संबंधित जो आर्टिकल है वह आर्टिकल 262 है, जो व्यवस्था करता है कि नदी जल या नदी घाटी को वितरण, कंट्रोल, यूज सबको संबंधित कोई भी विवाद है तो उस विवाद को संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है? ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि उसका समाधान किया जाए। तो उसी व्यवस्था को बनाया क्या? एक अधिनियम पास कर दिया, और उस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? ट्राइब्यूनल्स गठित किए जाते हैं जो काम करते हैं इन सभी समस्याओं को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा न्यूज है एटालिन जल विद्युत परियोजना। क्या बेटा? एटालिन जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट न्यूज क्या है? एटालिन जल विद्युत परियोजना। यह न्यूज में क्यों है? केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय के एक विशेषज्ञ पैनल ने एटालिन जल विद्युत परियोजना को पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की है। यानी क्या हुआ कि यह जो प्रोजेक्ट है वो पर्यावरण मंजूरी के लिए रुका हुआ है, वेटिंग में है। तो क्या है? एक मंत्री ने सिफारिश की है कि अब इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे देनी चाहिए। तो यह परियोजना है क्या बेसिकली? तो यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में प्रस्तावित है। कहाँ बेटा? कौन सी घाटी में? दिबांग घाटी में प्रस्तावित है। यह क्षेत्र पूर्वी हिमालय वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। नदियां कौन सी है? इस परियोजना के तहत ड्री एवं टांगोन नदियों पर कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया जाएगा। कौन सी नदी है? ड्री और टांगोन नदियों पर क्या बनाया जाएगा? एक कंक्रीट का बांध बनाया जाएगा। ठीक है, तो जो ड्री नदी है, ड्री नदी एटालिन गांव के पास टांगोन नदी से मिलकर दिबांग नदी के रूप में बहती है। जो दिबांग नदी घाटी में बनना था बेटा, तो जो ड्री नदी है, ड्री नदी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एटालिन गांव के पास टांगोन नदी से मिलकर, यानी कि ड्री और टांगोन दोनों मिलकर, दोनों कहाँ मिल रही है बेटा? एटालिन पे मिलती है। कौन से? एटालिन गांव का नाम है, एटालिन पर मिलती है। इसी कारण इस प्रोजेक्ट को बोला जा रहा है एटालिन प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये फिर अब आगे दिबांग नदी के रूप में बहती है, इसलिए जो प्रोजेक्ट है वो दिबांग घाटी पर बनने वाला है। और जो एटालिन क्या है? एक प्लेस है जहां पर नदियां आके मिलती हैं। इस जो प्रोजेक्ट है इसकी उत्पादन क्षमता रहने वाली है 3097 मेगावाट। कितनी? 3097 मेगावाट की क्षमता रहने वाली है। अगर हम थोड़ी इससे संबंधित क्या चिंताएं हैं जिनकी वजह से प्रोजेक्ट को अभी क्या है? मंजूरी नहीं मिल रही है? क्या चिंता है? इस परियोजना के निर्माण में लगभग 1175 हेक्टेयर भूमि पर जो
स्थित विविध प्रकार के जो वन है उनको नष्ट होने के लिए क्या माना जा रहा है, खतरा माना जा रहा है, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट पर क्या है, अभी मंजूरी नहीं मिली है। मंजूरी की सिफारिश की गई है, हालांकि मंजूरी अभी नहीं मिली है। ठीक है, अगर मानो जो क्या कौन सी जैव विविधता है जो पाई जाती है, उस कटिबंधीय अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं। चीड़ हो गया, आर्द्र सदाबहार वन हो गए, अर्ध सदाबहार वन हो गए, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन हो गए। ठीक है, झाड़ीदार वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अनेक अनेक प्रकार की यहाँ पर जैव विविधता भी पाई जाती है, जिसको कटने का, नष्ट होने का खतरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है, हालांकि सिफारिश अभी की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड दिया गया है। यह है क्या? तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के एक छोटे से गांव के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजी को इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड मिला है। ठीक है, तो बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजी को क्या मिला है, इनिशिएटिव अवार्ड मिला है, इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड मिला है। पहले हम बात करेंगे कि बीबी फातिमा स्वयं सेवक समूह क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो इस समूह ने वर्षा सिंचित क्षेत्रों में मिलेट आधारित मिश्रित खेती की शुरुआत की और जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालियों को बढ़ावा दिया, पशुपालन और बागवानी को प्रोत्साहित किया तथा मिलेट्स को लोकप्रिय बनाया। इस समूह ने क्या किया बेसिकली कि जो वर्षा से सिंचाई होने वाले क्षेत्रों में मिलेट आधारित मिश्रित खेती की है और जलवायु अनुकूल जो कृषि सिस्टम है, एग्रीकल्चर सिस्टम है, उसको बढ़ावा दिया है। साथ के साथ क्या किया है कि जो पशुपालन और बागवानी है उसको भी प्रोत्साहित किया है। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें मिला है ये अवार्ड। कौन सा बेटा, कौन सा अवार्ड मिला है? इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड मिला है, इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड मिला है। जानेंगे इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड है क्या, बेसिकली यह क्यों दिया जाता है, क्या है। तो यह जो अवार्ड है यूएनडीपी के तहत दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यह अवार्ड दिया जाता है यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता है, और यह हर 2 साल में दिया जाता है। कब दिया जाता है? हर 2 साल में इसे दिया जाता है बेटा। ठीक है, याद रखेंगे, हर 2 साल में इसे दिया जाता है। ठीक है, यह जो इक्वेटर इनिशिएटिव है यह देशज और स्थानीय समूहों को भूमि निम्नीकरण, जैव विविधता हो गया, आजीविका से जुड़ी चिंताएं हो गई, इन सब के अवसर के रूप में प्रदान करती है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, सही। ठीक है, और इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ सकते हैं, इसे जैव विविधता का, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे जैव विविधता का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। जैव विविधता का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जानते हैं, बोला जाता है, नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। सो दिस इज द लेक्चर फॉर द डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ गया है, तो भाई रेडी हो जाइए, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे एंड ब्राइट फ्यूचर टू यू।